पाई चुका देंगे, लेकिन ऐसे हमारे सामान घर से बाहर ना फेंकिए। अगर आप हमें यहाँ से निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? अरे तुम कहीं भी जाओ, जियो या मरो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अगर पैसे नहीं दिए तो घर से बाहर ही जाओगे। अब जल्दी से ये सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन सेठ जी, हमने आपसे जो पैसा उधार लिया था उसमें से आधा हिस्सा तो हम आपको वापस कर ही चुके हैं। बाकी का आधा हिस्सा भी हम आपको इस साल दे ही देंगे। आप हम पर थोड़ा रहम खाइए। हम अपने दोनों मासूम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे मेरी बला से तो जहन्नुम में जाओ, लेकिन जब तक मेरे पैसे वापस नहीं दोगे तब तक इस घर में कदम भी नहीं रख पाओगे, समझे? करीब 1 साल पहले रंजीत ने नया काम शुरू करने के लिए गांव के सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन रंजीत का काम सही से न चलने के कारण उसका सारा पैसा डूब गया और वो सेठ की पाई पाई चुकाने के लिए मजदूरी करने लगा। लेकिन अब गांव में मजदूरी का काम भी खत्म हो गया था। पैसे समय पर न दे पाने की वजह से सेठ ने उसके घर पर कब्जा कर लिया। अब रंजीत अपने बीवी बच्चों और पूरे सामान के साथ दूसरे गांव चला जाता है, जहां पर उसका एक जान पहचान का दोस्त रहता था। वो अपना घर उसे रहने के लिए किराए पर दे देता है। रंजीत कुछ दिनों तक काम की तलाश में लगा रहता है, लेकिन कहीं भी उसे मजदूरी का काम नहीं मिल पाता। थक हार कर रंजीत एक पेड़ के पास बैठ जाता है। उस पेड़ के पीछे एक बूढ़ी औरत ने पकौड़े की दुकान लगाई हुई थी। वो बूढ़ी औरत रंजीत को देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, बड़े थके हुए लग रहे हो। शक्ल से लगता है कि इस गांव में नए नए हो। जी अम्मा, इस गांव में नया हूँ। 2 दिन से काम की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कामकाज मिलने को राजी ही नहीं है। अच्छा, अकेले आए हो या परिवार के साथ हो? जी अम्मा, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ। मेरे परिवार में मेरी एक बेटी और एक छोटा बेटा और मेरी पत्नी कमला है। पास में ही हमने मकान किराए पर लिया है, लेकिन घर तो ले लिया। अब उसका किराया देना और रोज का खाना पीना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बचे हुए पैसे भी अब खत्म हो गए हैं, इसीलिए कहीं काम ढूंढ रहा हूँ। बेटा परेशान मत हो, काम ढूंढते ढूंढते तुम्हें भूख लग गई होगी ना। ये लो, ये पकौड़े खा लो। ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन इससे तुम्हारी भूख जरूर मिट जाएगी। लेकिन अम्मा, मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। अरे तो पैसे किसने मांगे हैं? एक तरफ तू अम्मा भी कहता है और दूसरी तरफ पैसे देने की भी बात कहता है। भला माँ को कोई पैसे देता है क्या? मैं तो बेकार में ही डर रहा था कि इस नए गांव में लोगों से बातचीत कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी। वैसे ये पकौड़े किस चीज के हैं? देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। बेटा, ये ऐसे वैसे पकौड़े नहीं हैं, बांस के पकौड़े हैं। क्या सच में बांस के पकौड़े? लेकिन बांस के पकौड़े कैसे खाए जा सकते हैं? मैंने आज तक नहीं सुना कि बांस के भी पकौड़े होते हैं। बेटा एक बार खाकर तो देखो, स्वाद आ जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर रंजीत बांस के पकौड़े उठाकर खाने लगता है और पकौड़े खाकर उसे बहुत ही मजा आता है और वो खुशी से कहता है, अरे अम्मा, ये पकौड़े तो सच में बहुत स्वादिष्ट हैं। क्या आप मुझे बता सकती हैं आपने ये पकौड़े कैसे बनाए हैं? घर जाकर मैं अपनी पत्नी से कहूंगा बिल्कुल ऐसे ही बांस के पकौड़े बनाने के लिए। हाँ क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हें इसकी पूरी विधि बताती हूँ कि ये बांस के पकौड़े कैसे बनते हैं। इतना कहकर बूढ़ी औरत रंजीत को बांस के पकौड़े बनाने की पूरी विधि बताती है। ये सब जानकर रंजीत वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी को इस बारे में बताता है। ये सुनकर कमला कहती है, अजी, मुझे तो लगता है कि काम ढूंढने के चक्कर में आपके दिमाग पर गर्मी छा गई है। भला बांस के पकौड़े भी कभी बनते होंगे? अरे कमला, तुम मेरी बात को मजाक में क्यों ले रही हो? मैं सच कह रहा हूँ। पास के एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ी अम्मा ने पकौड़े की दुकान लगा रखी थी, तो मैं उनसे पकौड़े बनाने की विधि भी पूछ कर आया हूँ।
तो एक बार तुम भी बनाकर देखो ना। पैसा धेला घर में कुछ नहीं है और यहाँ पर मियाँ जी की नई नई फरमाइशें हो रही हैं। अब बताओ, ये बांस के पकौड़े बनाने के लिए मैं बांस लाऊं कहाँ से? माँ, मुझे पता है ये बांस कहाँ पर मिलेंगे। मैंने देखा है पीछे की पहाड़ियों पर जो पेड़ है ना, वहाँ पर कुछ बांस के भी पेड़ लगे हुए हैं जो कि खाने के लायक होते हैं। मैंने किताबों में पढ़ा है कुछ बांस ऐसे भी होते हैं जिन्हें खाया जा सकता है। लो, अब बांस लाने की भी दिक्कत खत्म हो गई। बेटा, तुम जल्दी से जाकर वहाँ से कुछ बांस तोड़ लाओ और फिर हम आज बांस के पकौड़े खाएंगे। रंजीत की बेटी चिंकी पहाड़ी के पीछे वाले जंगल से कुछ बांस तोड़कर ले आती है। शाम के समय रंजीत की पत्नी कमला रंजीत जो विधि बताता है उसी के अनुसार बांस के पकौड़े बनाने शुरू कर देती है। कुछ देर बाद पकौड़े बनकर तैयार हो जाते हैं और सभी बैठकर एक साथ वो पकौड़े खाते हैं। पकौड़े खाकर सभी को बहुत ही स्वाद आता है। अजी, आप तो सच कह रहे थे, ये बांस के पकौड़े तो सच में बड़े ही स्वादिष्ट हैं। तुमने सही कहा कमला, ये बिल्कुल वैसे ही बने हैं जैसे कि उन बूढ़ी अम्मा ने बनाए थे। रंजीत जी, मैं क्या कहती हूँ, क्यों ना हम भी इन बांस के पकौड़े का एक ठेला लगा लें। जैसे हमने पहली बार ये बांस के पकौड़े खाए तो हमें बहुत ज्यादा पसंद आए, वैसे ही और लोग भी इन बांस के पकौड़े के बारे में नहीं जानते होंगे और वो भी इसे खाकर बहुत खुश हो जाएंगे और ऐसे ही हमारी कमाई भी लगातार होती रहेगी और आपको कहीं काम ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम सही कह रही हो कमला, लेकिन यहाँ पास में ही उन बूढ़ी अम्मा की पकौड़े की दुकान है। अब उनके बगल में ही हम एक और पकौड़े की दुकान खोल लेंगे तो ये तो धोखेबाजी हुई ना। उन्होंने ही हमें बांस के पकौड़े बनाने सिखाए हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कुछ और काम देखता हूँ। अगली सुबह रंजीत किसी दूसरे काम की तलाश में निकल जाता है और जब वो उस पेड़ के पास से गुजरता है तो वो देखता है कि उस पेड़ के पास में पकौड़े की दुकान ही नहीं लगी थी और न ही उसको वो अम्मा दिखाई दे रही थी। रंजीत ये देखकर परेशान हो जाता है और आसपास वालों से बूढ़ी अम्मा के बारे में पूछता है। अरे भाई साहब, यहाँ पर एक बूढ़ी अम्मा पकौड़े की दुकान लगाया करती थी, आज वो नहीं आई है क्या? अले भाई, छपना देख ले हो क्या? यहाँ कब ते पतोले की दुकान लगने लगी? सच में मैंने कल यहाँ पर बूढ़ी अम्मा को पकौड़े की दुकान लगाए हुए देखा था। वो बांस के पकौड़े बेच रही थी, लेकिन आज उन्होंने अपनी दुकान नहीं लगाई। अले भाई, लगता है तुम इस गांव में नए हो। आज तक इस पेड़ के नीचे मैंने किसी बूढ़ी अम्मा तो पतोले लगाते हुए नहीं देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उनके हाथ से बने बांस के पकौड़े खाए हैं। कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उनके हाथ से बने बांस के पकौड़े खाए हैं। रंजीत आसपास के सभी लोगों से उस बूढ़ी औरत के बारे में जानकारी लेता है, लेकिन किसी को भी उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ नहीं मालूम था। ये जानकर रंजीत बहुत हैरान हो जाता है और घर वापस आ जाता है। उसके बाद वो कमला को जाकर सब कुछ बताता है और कमला रंजीत से कहती है, अगर ऐसी ही बात है तो अब उस पेड़ के नीचे आप ही अपने पकौड़ी की दुकान क्यों नहीं खोल लेते हैं? आपको तो पता ही है ना कि हम कितने मजबूर हैं। हमें कैसे भी करके अपना घर छुड़ाना है और इस घर का भी तो किराया देना है ना, और ऊपर से जो रोज का खर्च है वो अलग। हाँ कमला, तुम सही कह रही हो। लगता है भगवान खुद हमारी मदद करने एक बूढ़ी अम्मा के रूप में आए थे, इसलिए उन्होंने हमें बांस के पकौड़े बनाने का रास्ता बताया है। चलो आज से ही काम पर लग जाते हैं। ठीक है पापा, तो मैं और सोनू जाकर पीछे पहाड़ियों से थोड़े और बांस ले आते हैं। रंजीत की बेटी चिंकी पहाड़ियों से कुछ और बांस भी तोड़ लाती है, जिसके बाद कमला कुछ हरी सब्जी और कुछ बांस की पकौड़ी बना देती है और उन सब को लेकर रंजीत उसी पेड़ के नीचे दुकान लगा लेता है और धीरे धीरे उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगती है। लोगों को उसके पकौड़े इतने पसंद आते हैं कि दूर शहर तक उसके बांस के पकौड़ों के चर्चे होने लगते हैं और लोग बड़े बड़े शहर से उसके पकौड़े खाने आने लगते हैं।
देखते ही देखते रंजीत के पास काफी पैसे आने लगते हैं। उसके बाद रंजीत सारा कर्जा भी चुका देता है। भगवान की कृपा से अब हमारा काम अच्छा चलने लगा है और अब हमने सारा कर्ज भी चुका दिया है और हमारे पास कुछ पैसे भी इकट्ठा हो गए हैं, तो क्यों ना हम इन पैसों से अपना एक नया घर खरीद लें? हाँ कमला, तुम सही कहती हो। हम इसी गांव में अपना एक घर खरीद लेते हैं। इस गांव में क्यों? क्यों ना हम अपना वही पुराना वाला घर खरीद लेते हैं ना? नहीं कमला, वो गांव यहाँ से काफी दूर है और हमारा यहाँ काम अच्छा चल रहा है, इसलिए हम इसी गांव में घर लेते हैं। रंजीत उस गांव में अपना एक घर ले लेता है और सब लोग उसमें खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन उसका सेठ उस गांव में आता है तो उसकी नजर रंजीत के ठेले पर पड़ती है। सेठ रंजीत के पास जाता है। अरे रंजीत, तू यहाँ? सेठ जी, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, इस गरीब के यहाँ? कैसी बात कर रहे हो रंजीत? तुम्हारे बांस के पकौड़ों के चर्चे तो दूर शहर तक हैं। सब भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद है सेठ जी। मेरा कैसा आशीर्वाद रंजीत? मैंने तो तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और तुम कहते हो मेरा आशीर्वाद है। मुझे माफ कर देना रंजीत, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल दिया। और देखो, आज मेरे ही पास अपना घर नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सेठ जी आप? हमारे बड़े हैं आप। आपने मेरे बुरे वक्त में मुझे पैसे उधार दिए थे और वो पैसे ना चुकाने के लिए ही तो आपने ऐसा कदम उठाया। उस समय आपकी जगह कोई और भी होता तो यही करता, लेकिन आप ये क्या बोल रहे हैं? आपके पास घर नहीं है, सब ठीक तो है ना? कहाँ कुछ ठीक नहीं है रंजीत। अभी पिछले महीने बारिश तेज होने की वजह से गांव में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से हमारा पूरा गांव डूब गया। अब हमारे पास न रहने को घर है और न खाने को कुछ खाना। ये सब बात सुनकर रंजीत सेठ जी को अपने घर ले जाता है और सेठ जी को रहने के लिए अपना ऊपर का कमरा दे देता है। सेठ जी, आज से आप यहीं रहेंगे और किसी भी चीज की जरूरत हो तो कमला को बता दीजिएगा। हाँ सेठ जी, किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता दीजिएगा। कमला, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? मैंने तुम लोगों को अपने ही घर से निकाल दिया और तुम लोगों ने मुझे रहने के लिए अपना कमरा दे दिया। तुम लोग सच में बहुत दयालु हो। सेठ जी, शर्मिंदा मत होइए। वो कहते हैं ना, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अब आप खुद ही देख लीजिए, अगर आप हमें उस दिन नहीं निकालते तो आज हम इतनी अच्छी हालात में नहीं होते। आप फिक्र मत कीजिए, भगवान आपके लिए भी अच्छा ही करेंगे। और उसके बाद सब लोग खुशी खुशी खाना खाते हैं। वसंतपुर गांव में अमीर जमींदार जय सिंह रहता था। उनके 2 बेटे थे, अमन और राहुल। अजय सिंह अमन को बहुत प्यार करते थे और हर बड़ी से बड़ी चीज अमन के एक इशारे पर आ जाती थी। फिर चाहे वो 1000 रुपए की चीज हो या फिर 10,000 रुपए की, अमन को मिल ही जाती थी। और उसी का उल्टा राहुल के साथ होता था। पिताजी, मुझे भी अमन भैया की तरह खिलौने चाहिए। क्या? अभी मेरे पास पैसे नहीं है। जब अमन का मन खिलौनों से भर जाएगा या टूट जाएगा तो तू ले लेना। हर चीज की तरह राहुल को कपड़े भी पुराने मिलते थे। वो कहते हैं ना, खानदान का बड़ा बेटा ही खानदान का नाम रोशन करता है। इस बात को अजय सिंह ने अपने मन में गांठ बांध ली थी, इसलिए हर चीज अपने बेटे अमन के लिए वो किया करते थे। राहुल को कभी भी बाप का प्यार मिला ही नहीं और माँ बचपन में ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। अगली सुबह अजय सिंह के घर के बाहर गाड़ी लगी थी और अजय सिंह अमन को गले लगा रहे थे। ये देखते ही राहुल भागते हुए पिताजी के पास आ गया। पिताजी, ये क्या हो रहा है? भैया कहाँ जा रहे हैं? तेरा भैया शहर जा रहा है पढ़ाई करने। अब सीधा ग्रेजुएट होकर गांव लौटेगा। क्या सच में? फिर मैं कब जाऊंगा शहर पढ़ाई करने? तू यहीं रहेगा। मुझे भी पढ़ाई करनी है।
खेत में काम कर करके हाथों में छाले आ गए हैं। मैं एक ही बेटे को पढ़ा सकता हूँ और वो अमन है। तुझे यहीं खेतों में काम करना होगा। जा, जानवरों को पानी पिला। अजय सिंह राहुल को नौकर की तरह मानता था। राहुल चुपचाप सारा काम किया करता था। अजय जी कैसे हो? बढ़िया। सुना है अमन को शहर भेजो पढ़ाई करने। अब छोटे राहुल कहाँ भेजोगे? विदेश? अरे विदेश? ये राहुल, ये तो गांव में भी रहने के लायक नहीं है। इस पागल राहुल के लिए यही काफी है। पिताजी, अनाज की बोरी कहाँ रखूं? मेरे सर पे रख दे। दिन बीतते गए। अजय सिंह राहुल से हर छोटे से छोटा काम करवाया करता था। कड़ी धूप में खेत जुतवाना, रात भर अनाज की बोरियां उठवाना। कुछ सालों बाद आज अमन अपना ग्रेजुएशन पूरा करके गांव आ रहा था। अजय सिंह और राहुल सब बहुत खुश थे। क्यों अजय, आज तो तेरा बेटा शहर से वापस आ रहा है। तुझे अपना वादा याद है ना? हाँ हाँ याद है। तेरी बेटी से ही मेरे बेटे की शादी होगी। कहीं तेरा बेटा ना माना तो? मेरा बड़ा बेटा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अमन गांव आया, पर अपनी पत्नी मोना के साथ। शहर में ही अमन ने बिना बताए शादी कर ली थी। ये देखकर अजय सिंह गुस्से से लाल हो गए, पर अमन को कुछ भी नहीं कहा। अमन आते ही घर के अंदर चला गया अपनी पत्नी के साथ। ये हैं तेरे बेटे के संस्कार। मेरी बेटी से शादी नहीं किया ठीक है। शहर में रहता है तो शहर वाली ही लड़कियां पसंद आएगी, पर गांव आते ही अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर तो छूने चाहिए थे। इतनी दूर से आया है, थका होगा। एक बात सच कहूं अजय, मैं खुश हूँ। मैंने अपनी बेटी की शादी अमन से नहीं की, पर तुझे वादा तो किया था तेरे बेटे से ही मेरी बेटी की शादी होगी। अब मैं अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी राहुल से करूंगा। क्या? उस अनपढ़ से? वो तेरी बेटी को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाएगा। वो सब मेरी बेटी देख लेगी, पर राहुल लक्ष्मी को खुशियां बहुत देगा। देख रघु, अगर तूने लक्ष्मी की शादी राहुल से की तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। अजय सिंह गुस्से में घर के अंदर जाता है और अमन को सोता हुआ देखता है। अमन, अमन! दिखाई नहीं देता? साहब सो रहे हैं, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। ये सुनकर राहुल एक गिलास पानी लेकर आता है और अमन के मुंह पर फेंक देता है। तू पागल है क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि अमन सो रहा है? हमको सब दिखाई दे रहा है। लगता है तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिससे तुम पानी मांग रही हो वो पिताजी हैं, तुम्हारे ससुर। मुझे माफ कीजिएगा ससुर जी। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? आंखें खोलेगा तभी दिखाई देगा। कैसी मेहरारू लाया है, पिताजी से पानी मांग रही है। मांगेगी? तू बोलने वाला कौन है? अनपढ़ साले, इस घर का नौकर है, नौकर की तरह ही रह। हाँ, हम नौकर हैं, क्या कर लेगा? शहर से यही सीख के आया है, तो ज्यादा बकबक मत कर। ये बोलने वाला तू कौन होता है? पिताजी, इसे अभी के अभी घर से बाहर निकालिए, वरना मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। राहुल, अभी के अभी घर से बाहर जा। पर पिताजी, हमारी कोनो गलती नहीं है। अजय सिंह कमरे के अंदर जाते हैं और जायदाद के पेपर्स लेकर आते हैं। ये ले, घर जायदाद के पेपर तेरी औकात से ज्यादा है, और वापस इस घर में मत आना। अजय सिंह ने राहुल को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अच्छा किया आप। वैसे भी उसने किया क्या है हमारे लिए? बड़ा बदतमीज है। अच्छा किया ससुर जी। अगली सुबह अजय सिंह अमन को कुछ पैसे बैंक में जमा करवाने के लिए देता है। अमन, ये पैसे बैंक में जमा कर देना। अमन हामी भर के फिर से सो जाता है। पूरा दिन अमन बस सोया ही रहता है। अजय सिंह घर आता है। अमन, तूने पैसे बैंक में जमा नहीं किए? वो पिताजी उठ नहीं पाया। अजय सिंह कुछ नहीं कहता है, पर अमन कुछ भी काम नहीं करता, बस खाता है और पूरा दिन सोता रहता है। ये देखकर कुछ दिन में अजय सिंह तंग आ गया। अमन, ये तेरी कौन सी नौटंकी है? पूरा दिन घर में सोया रहता है। घर आए हुए 6 महीने हो गए हैं, ना मेरे काम में हाथ बटा रहा है, ना तू कोई काम ढूंढता है।
पिताजी, मैं आपके काम में हाथ नहीं बटा सकता हूँ। इतने छोटे काम मेरे लिए नहीं है। तो कोई काम भी कहाँ कर रहा है? अपने दोस्त के पास तेरे लिए बात की, वहाँ भी नहीं गया तू। जानवरों को पानी पिलाने के लिए कहा था, वो भी नहीं पिलाया। देख, तेरी वजह से मेरे जानवर मर रहे हैं। तो आप पिला दीजिए ना। पिताजी, आप भी तो पूरा पूरा दिन घूमते रहते हैं गांव में। अपने बाप को उल्टा बोलता है, शर्म नहीं आती? तुझसे लाख गुना अच्छा राहुल था, तेरी वजह से उसे घर से निकाल दिया। हाँ, तो उसी के पास जाओ ना। बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे सिर्फ प्यार दिया है, अब मेरी नफरत देख। कल से तू गोदाम जाएगा अनाज की बोरियां रखवाने। मुझसे ये सब नहीं होगा। आप जाओ यहाँ से और मुझे सोने दो। तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा। अगर कल गोदाम नहीं गया, कल तुझे भी घर से निकाल दूंगा, और वो भी बिना किसी जायदाद के। बेदखल होने के डर से अमन सुबह सुबह गोदाम चला जाता है और वहाँ अनाज से भरी हुई 40 ट्रक खाली करवाता है। मैं तो बुरी तरह से थक गया हूँ, थोड़ा सो जाता हूँ। अमन थकान के चलते कुर्सी पर ही सो जाता है। गोदाम के बाजू में आग लग रही होती है। हल्की सी चिंगारी की वजह से गोदाम में आग लग जाती है। पूरा गोदाम जलने लगता है, पर अमन को कुछ पता ही नहीं चलता। अमन गहरी नींद में सो रहा होता है। अजय सिंह आते हैं और अमन को उठाते हैं। अमन, ये तूने क्या कर दिया? तू इतना लापरवाह और आलसी निकलेगा मुझे पता नहीं था। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई तूने जला के रख दी। हे भगवान! ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सारे गांव वाले अजय सिंह से अनाज लेने आते हैं। अजय सिंह सारे गांव वालों से पहले ही अनाज के पैसे ले चुके होते हैं। अजय जी, हमारा अनाज दो या फिर हमारे पैसे दे दो। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, सारे पैसों का अनाज मंगा लिया था। आपके समान ही मेरा भी अनाज जल गया। वो हमें नहीं पता, हमारा अनाज दो। कोई अनाज नहीं है। ये ऐसे नहीं मानेगा, सब लोग मिलके मारो इसे। तभी राहुल कार से बाहर निकलता है और कहता है, जिसके जितने पैसे हैं मुझे बताओ, मैं दूंगा। और अगर मेरे पिताजी को किसी ने एक हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देख अजय सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। राहुल एक कामयाब इंसान बन चुका था। उसने गांव वालों के पैसे लौटा दिए। बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने तुम दोनों में बहुत भेदभाव किया। नहीं पिताजी, आप माफी मत मांगिए। आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। ये आपकी बहू है लक्ष्मी, रघु जी की बेटी। तेरा पिता सही था कि अच्छा हुआ तेरी शादी अमन से नहीं हुई और राहुल से। अजय सिंह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उन्होंने अमन को घर से निकाल दिया ताकि वो अपने आलस से लड़ सके और एक कामयाब इंसान बन सके। और अजय सिंह आजकल